हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग सेक्शन ई क्या करने वाले हैं, अपने सॉल्व करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट मेक यूरोपियन यूनियन अ हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हमारा क्या है यूरोपियन यूनियन है, ये क्या है हमारा एक, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या हाईली इन्फ्लुएंशियल क्या हमारा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं हमारे, तो यूएन को क्या, यूरोपियन यूनियन को क्या करते हैं, एक रीजनल इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो हम लोग इनकी फैक्टर की बात करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलती है, तो हमें 3 फैक्टर क्या देखने को मिलती है इनके अंदर। कितनी फैक्टर हमें मिलती है, एक हमें मिलती है पॉलिटिकल फैक्टर, सेकंड हमें देखने को मिलती है इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, एंड हम थर्ड फैक्टर की बात करते हैं। जो थर्ड फैक्टर हमारा है वो है हमारी मिलिट्री फैक्टर। कौन सी फैक्टर हो जाएगी, हमारी मिलिट्री फैक्टर। ये 3 फैक्टर जो कि बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जो यूरोपियन यूनियन है इनको क्या करते हैं, हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर की, तो पॉलिटिकल फैक्टर में अगर हम बात करते हैं तो बेसिक यूएन जो हमारा है, जो कि हमारा यूनाइटेड नेशन है, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर यूरोपियन के जितने भी क्या है मेंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, उनके अंदर क्या है हमारा, तो उनके अंदर जो फ्रांस है, कौन सा हमारा, फ्रांस है ना, जो फ्रांस क्या है हमारा यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर है, वो क्या करता है फ्रांस, तो यूएन के अंदर क्या करता है हमारा, सिक्योरिटी काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या है, ये हमारा परमानेंट मेंबर है। क्या है, परमानेंट मेंबर है। वही हम बात करते हैं अगर यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर और भी जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, उसमें से 3 कंट्रीज़ कैसी हैं, तो 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि क्या करती हैं, तो 3 कंट्रीज़ वहाँ पर ऐसी हमें देखने को मिलती हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर जो क्या होल्ड करती है, तो 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। नॉन क्या है, परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, तो पहले हमारे क्या यूएन के अंदर क्या हो जाएंगे हमारे, तो यूएन के अंदर जो यूरोपियन यूनियन के जो फ्रांस हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर, ये क्या करता है, यूएन के अंदर परमानेंट क्या करता है, मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। और यूरोपियन यूनियन के जो और अलग 3 कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं हमारे, तो वो और क्या करते हैं हमारे, तो वो बेसिकली नॉन परमानेंट मेंबरशिप को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। वही अगर हम लोग बात करते हैं इनके इकोनॉमिक फैक्टर की, तो इनके पॉलिटिकल फैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर हो गई। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं इकोनॉमिक फैक्टर में, तो इकोनॉमिक फैक्टर में जो हमारा क्या है, यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन क्या करता है, 3 टाइम्स मोर ट्रेड, 3 टाइम्स मोर ट्रेड देन यूएस। बेसिकली क्या करता है, यूरोपियन यूनियन जो हमारा है वो क्या करता है, यूनाइटेड नेशन से 3 टाइम्स क्या करता है, ज़्यादा क्या करता है, ये ट्रेड करता है। और वहीं जो इनकी करेंसी है, यूरोपियन यूनियन की जो यूरो करेंसी है, वो करेंसी कहीं ना कहीं क्या है, एक थ्रेट है। किसके लिए, तो यूएस डॉलर के लिए कहीं ना कहीं क्या करती है, एक थ्रेट होती है। एंड इसी के साथ में क्या होता है, जो हमारा WTO है, यानी कि जो हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करता है हमारा यूरोपियन यूनियन, क्या करता है, इंपॉर्टेंट ब्लॉक की तरह क्या करता है, काम करता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड कौन सी कंट्रीज करती हैं, तो यूरोपियन यूनियन के जो उनका शेयर होता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में, उनका क्या है, मोस्ट ऑफ द इनका क्या है, शेयर होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मिलिट्री फैक्टर की, तो मिलिट्री फैक्टर के अंदर जो यूरोपियन यूनियन के कंबाइंड फोर्सेस हैं, यूरोपियन यूनियन के जो कंबाइंड क्या है फोर्सेस हैं, वो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर यूएस। ठीक है, तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के जितने भी क्या है कंबाइंड फोर्सेस हैं, वो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट हैं आफ्टर किसके, यूएसए के। एंड यूरोपियन यूनियन क्या करते हैं, आफ्टर यूएसए, यूरोपियन यूनियन आफ्टर यूएसए स्पेंड मोस्ट मनी ऑन डिफेंस।
वहीं क्या करते हैं, अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो यूएस के बाद में अगर कोई सबसे ज़्यादा अपने डिफेंस के ऊपर खर्चा करते हैं, अपने मिलिट्री के ऊपर खर्चा करते हैं, तो कौन से हमारे हैं, यूरोपियन यूनियन है। और वहीं अगर हमें देखने को मिलती है कि यूरोपियन यूनियन के पास जो फ्रांस कंट्री है, इनका जो क्या है, फ्रांस है, ये क्या करता है, इन न्यूक्लियर पावर कंट्री भी है। कैसा कंट्री है ये, तो ये एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, यानी कि फ्रांस के पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन है। तो अगर हम इनके फैक्टर की बात करें तो पहले हमने क्या देखा, पॉलिटिकल फैक्टर में हमें ये देखने को मिला कि फ्रांस बेसिकली क्या करता है, तो फ्रांस जो है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या है, एक परमानेंट मेंबरशिप है, परमानेंट मेंबर है। वहीं अगर हम बात करते हैं और 3 कंट्रीज़ की जो क्या है यूरोपियन यूनियन के ही पार्ट हैं, तो 3 कंट्रीज़ और क्या करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। वहीं हम बात करते हैं इनके इकोनॉमिक फैक्टर की, तो इकोनॉमिक फैक्टर में पहला हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन जो है उनका क्या होता है, 3 टाइम्स मोर ट्रेड होता है यूएस से। एंड वहीं हमने देखा कि सेकंड में हमने देखा कि यूरोपियन जो करेंसी है, जो यूरोपियन क्या है करेंसी है, वो कहीं ना कहीं क्या है, यूएस डॉलर के लिए एक थ्रेट की तरह काम करती है। और वहीं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूरोपियन यूनियन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करता है, कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक की तरह क्या करता है, काम करता है। एंड लास्ट हमने देखा इनके मिलिट्री फैक्टर में, तो मिलिट्री फैक्टर में हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन के जो कंबाइंड फोर्सेस हैं वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर यूएसए। एंड वहीं हमने देखा यूरोपियन यूनियन क्या है, तो सबसे ज़्यादा पैसे क्या करती है, स्पेंड करती है अपने मिलिट्री के ऊपर, अपने डिफेंस के ऊपर आफ्टर दी यूएस। तो यूएस के बाद अगर कोई भी क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मनी खर्चे करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं अपने डिफेंस पे, अपने मिलिट्री पे, तो कौन करते हैं, यूरोपियन यूनियन करते हैं। लास्ट हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन का जो एक मेंबर है फ्रांस, वो फ्रांस कैसा है, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, यानी कि फ्रांस के पास क्या है, एक न्यूक्लियर वेपन है। क्वेश्चन है इसी में, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आसियान वे, नेम द पिलर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान कम्युनिटी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द आसियान विजन 2022। यानी कि सबसे पहले हमें क्या बताना है, आसियान मीनिंग का हमें क्या करने हैं, आसियान वे का हमें क्या करने हैं, मीनिंग को हमें क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। क्या करने हैं हमें, आसियान वे के मीनिंग को क्या करने हैं, हमें एक्सप्लेन करने हैं ना। आसियान, व्हाट इज आसियान वे, ये क्या हम इस टर्म को क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। तो अगर हम बात करते हैं आसियान की, किसकी हम लोग बात करते हैं, आसियान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हमारा होता है एसोसिएशन, क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ, है ना, एसोसिएशन ऑफ क्या हो जाएंगे, इसके फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो हो जाएंगे हमारे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना, क्या हो जाएंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगर हम इनके क्या करते हैं, अगर फॉर्मेशन डेट की बात करते हैं तो आसियान का फॉर्मेशन होता है 8 अगस्त 1967। अगर हम इसकी बात करते हैं हेड क्वार्टर की, है ना, आसियान की अगर हम क्या बात करते हैं, हेड क्वार्टर की बात करते हैं, तो आसियान का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर है। कहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है, इंडोनेशिया के अंदर है। अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में जो आसियान को बनाया गया था, इसका बनाने का मेन मोटिव क्या था, इसको बनाने का मेन मोटिव था कि कहीं ना कहीं ये क्या करता था, क्योंकि आसियान के अंदर उस टाइम जितने भी कंट्रीज थे, जब इनकी क्या हुई थी 1967 के अंदर जब इनकी फॉर्मेशन हुई थी, तो उस टाइम पे इसके जितने भी मेंबर्स थे वो कहीं नहीं क्या थे, बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, आपस में एक आसियान का ग्रुप बनाया, जिसमें इन्होंने क्या तय किया कि हम लोग क्या करेंगे, अपनी कंट्री की सिक्योरिटी यानी कि इकोनॉमिकली चीज़ों को क्या करेंगे, हम लोग इकोनॉमिकली चीज़ों को क्या करेंगे, एक साथ आकर के क्या करेंगे, हम अपने कंट्री की इकोनॉमिकली चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और इनका मेन मोटिव क्या था, इकोनॉमिकली हम अपने आप को क्या करना, बेटर बनाना। क्या इनका मेन मोटिव था, तो इकोनॉमिकली हम क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बेटर बनाएंगे। और जो हम अपने आप को बेटर बनाएंगे तो किसके बेस पे होगा हमारा, तो सोशल प्रोग्रेस होगा। किस पे होगा फोकस हमारा, तो हमारा फोकस होगा सोशल प्रोग्रेस पे। किस पे फोकस होगा हमारा, तो जो हमारा मेन फोकस होगा वो मेन फोकस हमारा होगा सोशल प्रोग्रेस के ऊपर। किसके फोकस करेंगे हम लोग मेन, तो सोशल प्रोग्रेस पे हम लोग फोकस करेंगे। और कल्चरल क्या करेंगे हम लोग, कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, फोकस करेंगे। कल्चरल
डेवलपमेंट पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस करके क्या करेंगे, इन चीज़ों को फोकस में रख के हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिकली अपने आप को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। साथ ही इन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, तो प्रमोट करेंगे, किस चीज़ को प्रमोट करेंगे, तो रीजनल पीस को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रमोट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग आपस में, तो रीजनल पीस को हम लोग क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। अब रीजनल पीस को प्रमोट करने का मतलब कि हम लोग आपस में क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। यानी कि आसियान में जितने भी 10 कंट्रीज़ के जो ग्रुप है, कितने कंट्रीज़ के ग्रुप है, जो 10 कंट्रीज़ के ग्रुप है, हम लोग आपस में क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आपस में क्या रखेंगे हम लोग, पीस क्या रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, ना कि आपस में हमारे बीच कभी क्या हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। एंड हमारा जो रूल होगा वो रूल ऑफ क्या होगा, लॉ होगा। क्या होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। यानी कि जो भी लॉ बनेंगे हम लोग उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, अपने एसोसिएशन को क्या करेंगे, रन करेंगे, अपने एसोसिएशन को चलाएंगे। और साथ ही कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, जो यूएन के चार्टर हैं, जो यूएन के चार्टर हैं उसके प्रिंसिपल को भी हम लोग क्या करेंगे, यूएन चार्टर प्रिंसिपल को भी हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, यूएन चार्टर प्रिंसिपल को क्या करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसके बारे में क्या किया गया, यहाँ पर बात की गई। वही हम लोग बात करते हैं कि कंपोनेंट्स, यानी कि जब आसियान का 2022 में क्या हुआ था, जब आसियान का कंपोनेंट्स, आसियान विजन 2020 के क्या कंपोनेंट्स हैं, तो उनके अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो मेनली क्या निकलते हैं, 2 कंपोनेंट्स निकलते हैं। जिसमें अगर हम पहले कंपोनेंट्स की बात करें तो जो हमारा पहला कंपोनेंट्स हो जाता है, हमारा पहला कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, तो पहला हमारा आउटवर्ड लुकिंग रोल। क्या होता है हमारा, आउटवर्ड लुकिंग रोल। पहला कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा हमारा, तो आउटवर्ड लुकिंग रोल होगा। यानी कि इन्होंने क्या किया, एक आसियान कम्युनिटी बनाई। क्या बनाई, तो आसियान के ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने क्या बनाई, एक, तो इन्होंने एक आसियान क्या बनाई, कम्युनिटी बनाई। आसियान क्या बनाई, कम्युनिटी बनाई। कि अब हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिटी बनाने जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटी को रन करेंगे, है ना। हम लोग कंट्री का डेवलपमेंट देखेंगे, आपस में क्या हमारी चीज़ें कंट्री में चल रही है, उन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकली, सिक्योरिटी मैटर, इकोनॉमिकली मैटर, सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर आकर के डिस्कस करेंगे। और इनके जो मेन कंपोनेंट्स है विजन में, तो पहले इनके निकलते हैं आउटवर्ड लुकिंग रोल। यानी कि अब हम क्या करेंगे, तो अब हम सिर्फ आसियान कंट्रीज़ के बारे में वहीं तक सीमित नहीं रहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो बाकी के अदर कंट्रीज़ को भी कहीं ना क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। उनके डेवलपमेंट वगैरह को भी हम लोग कहीं ना कहीं क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पर देखेंगे। एंड दूसरी इनकी पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो दूसरी इनकी पॉइंट थी, वो क्या थी हमारी, और दूसरी जो इनकी थी वो इनकरेजमेंट थी। किसके लिए, तो इनकरेजमेंट करेंगे। किसके लिए इनकरेजमेंट करेंगे, तो इनकरेजमेंट करेंगे नेगोशिएशन के लिए। किसके लिए करेंगे, तो इनकरेजमेंट करेंगे टू नेगोशिएशन, यानी कि नेगोशिएशन करेंगे, नेगोशिएट करेंगे किसी बेसिस पे, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि जो भी हमारे कंट्री, जो भी हमारे आसियान ग्रुप्स के अंदर क्या हमारे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, उनको किसी ना किसी तरह से नेगोशिएट करके क्या किया जाए, उन चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। लड़ाई झगड़ा करने जैसी क्या हो स्थिति ना बने, उस तरह की क्या हो प्रॉब्लम हमें देखने को ना मिले। तो इन चीज़ों पर क्या किया गई थी, वहाँ पर बात की गई थी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 28 है। पहला क्वेश्चन हमारा है, रिफॉर्मिंग द यूएन मीन्स रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ सुटेबल आर्गूमेंट्स। यानी कि हमें बोला गया कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें यूएन को यानी कि यूनाइटेड नेशन को क्या करना है, अगर हम लोगों को फॉर्मेशन करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, इसका मतलब क्या होता है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल को क्या करना पड़ेगा, फिर से क्या करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट को हमें क्या करने हैं, जस्टिफाई करने हैं। तो अगर हम यूएन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूएन की अगर हम लोग बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, है ना। अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन में टोटली कितनी बॉडीज़ हैं, अलग अलग, तो 6 अलग अलग डिफरेंट क्या इसके अंदर बॉडी है ना। 6 अलग अलग डिफरेंट क्या इसके अंदर बॉडी है। अगर वही हम सबसे मेन बॉडी की बात करें तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी कौन सी हमारी है, तो वो है हमारी सिक्योरिटी काउंसिल। जो सबसे मेन बॉडी है वो बॉडी कौन सी है, सिक्योरिटी काउंसिल की बॉडी। यानी कि जो सबसे पावरफुल अगर कोई बॉडी है यूनाइटेड नेशन के अंदर तो वो कौन सी है, जो सबसे पावरफुल बॉडी है वो है हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है। अब सिक्योरिटी काउंसिल पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे क्या होता है, यानी कि 1991 में क्या होते हैं,
1991 के अंदर क्या होता है, तो 1991 के अंदर यूएसएसआर का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, जिसके बाद यूएसएसआर क्या करता है, तो यूएसएसआर 15 डिफरेंट कंट्रीज में क्या करता है, वो टूटता है। क्या इसमें टूटता है, 15 अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के अंदर क्या करता है, वो टूटता है। जिसके बाद क्या होता है, तो बहुत सारे क्या करते हैं जो इसके कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, यूएन के अंदर क्या करते हैं, शामिल होते हैं। क्या होते हैं वो, तो इसके जो बहुत सारे कंट्रीज होते हैं वो यूएन के अंदर क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, जिसके थ्रू क्या किया जाता है। अब यूएन में बेसिकली बात ही की गई थी, इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं क्या हैं, तो यूएन के क्या है बेसिकली हमारे जो 5 इसके क्या हैं, यूएन के जो बेसिकली कितने हमारे जो 5 इसके क्या हैं परमानेंट मेंबर्स है। कितने मेंबर्स हो गए, तो जो इसके क्या हैं 5 परमानेंट मेंबर्स है ना, 5 क्या हो जाएंगे जो यूएन के क्या है हमारे परमानेंट मेंबर्स है ना, 5 क्या जो यूएन के परमानेंट मेंबर्स हैं। अगर हम लोग उनकी बात करते हैं तो पहले हमारे हो जाते हैं फ्रांस, पहले कौन से इसके परमानेंट मेंबर है हमारे, फ्रांस हैं, है ना, रसिया है, फ्रांस हो गए, यूएस यूनाइटेड नेशन है, आते हैं चाइना, है ना, फोर्थ हमारे क्या बोला गया कि आप ही क्या करोगे, पूरे वर्ल्ड को क्या करोगे, स्टेबिलिटी लाओगे, यानी कि पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं पांचों परमानेंट मेंबर्स कहीं ना कहीं रूल करते हैं, कहीं ना कहीं ओवरटेक करते हैं। कि इनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होती है वर्ल्ड के अंदर मानी जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और पूरे वर्ल्ड में स्टेबिलिटी लाने का काम किनका होता है, इन्हीं 5 मेंबर्स का होता है। वही अगर हम लोग बात करें के पास क्या होती है, ये जो 5 हैं इनके पास क्या है, एक वीटो पावर है। क्या है इनके पास एक, तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो परमानेंट मेंबर्स के पास क्या है, तो यूएन के जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास क्या है, एक वीटो पावर, जो कि कहीं ना कहीं कैसा है, एक निगेटिव चीज आता है। क्या करता है, कहीं ना कहीं एक निगेटिव पॉइंट में आता है, क्योंकि किसी भी तरह से क्या करते हैं, कोई भी परमानेंट मेंबर क्या कर सकते हैं यूएन के, अगर वो किसी भी बिल को, किसी भी प्रपोजल को क्या कर सकते हैं, अपने वीटो पावर का यूज करके क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को होने से रोक सकते हैं। तो इसी के बेस से पहले पॉइंट ये बोलेगा जो परमानेंट मेंबर्स है उनके पास वीटो पावर है, तो इसके अंदर क्या करना होगा, तो इसके अंदर इसको कंस्ट्रक्ट करना होगा, इसको फिर से क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे क्या करना होगा, हम लोगों को अगर लाना होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो इन चीज़ों को क्या है, सबसे 5 इसके क्या है परमानेंट मेंबर्स है जो कि क्या करते हैं, इनके वीटो को पावर देते हैं। और अगर इनको हमको रिकंस्ट्रक्ट करना होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जब रिकंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो हमें क्या करना होगा, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, कौन से कंट्रीज हैं, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी क्या करना होगा, हमें कहीं ना कहीं मौका देना होगा, है ना, इनको भी क्या करना होगा, मौका देना होगा। आप भी क्या करो, इनको भी कहीं ना कहीं क्या करने होंगे, मेंबर्स वगैरह बनाने होंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जितने भी इनके क्या है परमानेंट मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, तो जो भी इनके हमारे क्या है परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके सारे परमानेंट मेंबर्स कैसे कंट्री है, तो इनके जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं वो क्या है, एक डेवलप्ड, सारे के सारे कैसे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो अगर हमें क्या करना, कंस्ट्रक्ट करना होगा आर्गूमेंट्स के बेसिस पे, तो हमें डेवलपिंग कंट्रीज को भी कहीं ना कहीं क्या करना होगा, मेंबर इसको क्या करना होगा, बनाना होगा। क्या करना होगा, हमें इनके मेंबर्स को क्या करने होंगे, कहीं ना कहीं बनाने होंगे। जिस कारण से हमेशा क्या होता है, तो जिस कारण से इंडिया हमेशा क्या करता है, डिमांड कर रहा है कि वो क्या है, वो इतना कैपेबल है कि वो क्या कर सकता है, तो यूएन का वो परमानेंट मेंबर क्या रहेगा, बना रहेगा। इंडिया हमेशा क्या करता है, इन चीज़ों के बारे में डिमांड कर रहा है ना। वहीं अगर हम लोग बात करें जो 5 इसके क्या होते हैं, 10 क्या होते हैं, इसके नॉन परमानेंट क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो इनके अगर हम मेंबर्स की हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं इनको स्टेबिलिटी लाने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करने होंगे, तो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों का हमें क्या देना पड़ेगा, मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन हमें लेना पड़ेगा। इनके जो मेंबर्स हैं परमानेंट मेंबर्स हो गए हैं ना, और इनके क्या हो गए जो नॉन परमानेंट मेंबर्स या परमानेंट जो भी उनके मेंबर्स हो गए उनके अंदर क्या होना चाहिए, तो उनके अंदर डेवलप्ड कंट्रीज और कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड क्या करेंगे, चलेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी हर कंट्री क्या कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रोकती हैं कि ना, जब क्योंकि अब हम 5 परमानेंट मेंबर हो गए हैं तो अब कोई और इसमें न्यू मेंबर को क्या होना है, ऐड नहीं होना है, जो कि कहीं ना कहीं क्या करता है, ये गलत चीज़ें मैसेज आती हैं पूरे वर्ल्ड में। तो हमें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं हमें डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह को भी क्या करना होगा, इसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमें क्या करना होगा, मौका उनको देना होगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द यूनाइटेड नेशन एंड
dispensable organization, what steps should be taken to make the UN more relevant in the changing context। यानी कि यूनाइटेड नेशन को एक इनडिस्पेंसिबल ऑर्गेनाइजेशन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो बनाती हैं, एंड जो रिसेंट टाइम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट यानी कि बदलते समय के हिसाब से क्या हो रहा है, यूएन को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन को हम लोग और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, रिलेवेंट कर सकते हैं। तो उसमें हमें कौन कौन से क्या करने होंगे, तो उसके अंदर हमें कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिनके कारण हम लोग क्या कर पाएंगे, तो यूएन को हम लोग ज़्यादा क्या कर पाएंगे, चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में उसको हम लोग रिलेवेंट क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो यहाँ अगर हम रिलेवेंट बनाने की बात करें, हम लोग रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि अभी के टाइम पे क्या हो चुकी है, तो ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है। क्या हो चुकी है, ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हो गया, इंटरडिपेंडेंस हुई है। ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गई है, इंटरडिपेंडेंस हुई है। ग्लोबलाइजेशन होने से जो इंटरडिपेंडेंस हुई है, यानी इसके कहने का मतलब है कि अभी के टाइम पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर कंट्री क्या हो चुका है, ग्लोबलाइज एक विलेज बन चुकी है। हर कंट्री क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या हो चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं। हर कोई एक दूसरे से, हर कंट्री एक दूसरे क्या है, जुड़ी हुई है। वहीं हर कंट्री क्या कर रही है, इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि हर कंट्री कहीं ना कहीं एक दूसरे कंट्री पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। जैसे हम अपने वेपन्स के लिए कहीं ना कहीं रसिया पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं ना, फूडिंग के लिए। तो और अलग अलग जगह की कंट्री अपने रिक्वायरमेंट के, अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली क्या कर रही है, वो एक दूसरे कंट्री पर क्या करते हैं, सभी कंट्री एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, इंटरडिपेंडेंस हो रही है। तो जब इंटरडिपेंडेंस की बात आती है तो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हमें चाहिए जो कि इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो काम कौन करते हैं हमारे, तो यूनाइटेड क्या करते हैं हमारे, तो जो यूनाइटेड हमारे नेशन है वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंस की चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, कॉपरेशन करते हैं। क्या करते हैं, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कॉपरेशन का क्या करते हैं, ये काम करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पॉवर्टी जैसी चीज़ों को, है ना, पॉवर्टी हो गए हमारे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, पॉवर्टी हो गए हमारे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, इन्वायरमेंटल इशूज़ हो गए। कैसे हो गए हमारे, तो इन्वायरमेंटल इशूज़ हो गए। तो इन चीज़ों पे क्या होना चाहिए, तो इन चीज़ों जितने भी चीज़ें हैं, अगर पॉवर्टी की बात आती है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है, इन्वायरमेंटल, मोस्टली इन्वायरमेंटल इशूज़ की अगर बात आती है वर्ल्ड लेवल पे, तो इनको सभी कंट्रीज़ को आपस में कोऑपरेट करने का काम भी कौन करते हैं, तो आपस में कोऑपरेट करने का काम भी ये यूएन ही करती हैं। वही हम लोग साथ में बात करते हैं, डिस्प्यूट्स वगैरह होती हैं। क्या होती है, इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स होती हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की बात करें, यानी कि जब दो कंट्रीज अलग अलग क्या करती हैं, यानी कि दो अलग अलग कंट्री जब किसी मुद्दे पे, किसी बात को लेके क्या करती हैं, उन कंट्री के आपस में क्या हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का भी काम कौन करती है, तो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम भी हमारी कौन करती है, यूएन ही करती है। वहीं हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली फाइनेंशियल क्या करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। क्या करती है, जो यूएन हमारी होती है वो क्या करती है, फाइनेंशियल क्या करती है, तो असिस्टेंस क्या करती है, प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या करती है, प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग कंट्रीज, टू द डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज। यानी कि जो कंट्री क्या हो चुके, जो भी डेवलपिंग फेज में है या फिर जो पुअर कंट्री है, यूएन क्या करती है, उनको एक फाइनेंशियल क्या करती है, असिस्टेंस देती है। यानी कि उनको पैसे देते ताकि इकोनॉमिक कंडीशन क्या रह सके, इकोनॉमी कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को ना मिले, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या रहे, बनी रहे। वहीं यूएन साथ ही साथ क्या करती है हमारी, तो इंटरनेशनल पीस को भी क्या करती है, इंटरनेशनल पीस के लिए भी क्या करती है, वर्क करती है। यानी कि ये इस बात का भी ध्यान रखती है कि कोई भी कंट्री क्या करे, दुनिया में जितनी भी कंट्री जो है वो आपस में क्या करे, लड़ाई झगड़ा ना करे। जिस कारण से क्या होता है, अगर कभी हमें कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखने को भी मिलते हैं तो यूएन क्या करती है, उन कंट्रीज़ को अपने पास बुलाती है, नेगोशिएशंस वगैरह क्या करते हैं, जिससे कि क्या हो सके, वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल क्या रहे, पीस हमारा क्या रह सके, मेंटेन रह सके। वही अगर हम लोग बात करते हैं कि यूएन क्या रिलेवेंट हो सकती है अभी के चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में, तो इसको रिलेवेंट बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या कर सकती है, पीस कमीशन, यानी कि पीस कमीशन बना सकती, जिसके थ्रू क्या हो सके, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं क्या रह सके, शांति रह सके। वहीं साथ में क्या कर सकते हैं, एक इंटरनेशनल क्या कर सकते हैं ये, तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल
कम्युनिटी सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की, किसकी हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तान की। कल को ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान का हम लोग एग्जांपल यहाँ पर इसलिए कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कंट्री में हमेशा कुछ ना कुछ क्या रहते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह चलते ही रहते हैं। इन केस अगर क्या होता है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है, या वो लोगों के लिए ठीक से काम नहीं कर पा रही होती है ना, ठीक से फंक्शन अगर नहीं कर पा रही होती है, तो एक ऐसी इंटरनेशनल कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर होनी चाहिए जो कि क्या कर सके, पाकिस्तान को मैनेज कर सके, वहाँ की गवर्नमेंट को फंक्शन करने में क्या कर सके, हेल्प कर सके, जिससे वहाँ के लोगों को क्या बहुत प्रॉब्लम डिफिकल्टी का फेस न करना पड़े। लोगों के जो फंडामेंटल क्या होते हैं, जो लोगों के क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो उनको क्या कर सके, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर क्या हो सके, काम वगैरह हो सके। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, टेररिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी, तो अगर हम बात करते हैं टेररिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यूएन को कहीं ना कहीं क्या करनी है, तो टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए भी इनको क्या करना होगा, स्टेप्स। क्योंकि अभी के टाइम में हम लोग क्या देखते हैं कि जो टेररिज्म हमारा है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो जब तक क्या करेंगे हम लोग टेररिज्म को ख़त्म नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं क्या हो पाएगा, हमारा इंटरनेशनल क्या हो जाएगा, पीस प्रमोट नहीं हो पाएगा, इंटरनेशनल क्या हो जाएगा, पीस नहीं आएगा। और साथ ही कहीं ना कहीं क्या करते हैं, यूएन इंटरनेशनल पीस के लिए भी क्या करेगी, वर्क कर सकती है, इंटरनेशनल पीस के लिए, यानी कि क्या कर सकती है, अलग अलग कंट्री में क्या लड़ाई झगड़े ना हो, टेररिज्म को ख़त्म किया जाए, इन चीज़ों के लिए क्या कर सकती है, वो वर्क कर सकती है। साथ ही साथ वो क्या कर सकती है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है अलग अलग कंट्री के बीच में कि हमें अब क्या करना होगा, मिलजुल के क्या करना होगा, पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ को अब मिल के क्या करना होगा, डेवलपिंग के लिए क्या करना होगा, काम करना होगा। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स थे हमारे, जो कि क्या करते हैं, यूएन को क्या करते हैं, चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा क्या बनाने वाले हैं, रिलेवेंट बनाने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। यानी कि हम इसमें बताएगा कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय में जो 3 इंडिया के चैलेंजेस जो फेस करने पड़े थे, यानी कि इंडिया के पास जो 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी वो कौन सी थी, उसके बारे में क्या करने, हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो अगर हम फर्स्ट चैलेंज की बात करें, जैसे हमारा क्या हुआ था, जो हमारा कंट्री है 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिलती है, फ्रीडम मिलती है। क्या मिलती है हमें, 15 अगस्त 1957 को फ्रीडम मिलती है। लेकिन वहीं पर क्या होता है, हमारे कंट्री का क्या होता है, पार्टीशन भी होता है। क्या होता है, हमारे कंट्री का पार्टीशन भी होता है, इंडिया एंड, जिससे एक इंडिया और एक पाकिस्तान हमें क्या मिलती हैं, 2 अलग अलग डिफरेंट हमें कंट्री मिलते हैं। और ये जो हमें पार्टीशन देखने को मिले थे, ये पार्टीशन किसके बेस पे थे, तो ये जो पार्टीशन थे वो रिलीजन के बेस पे थे, यानी कि धर्म के आधार पर किए गए थे। तो बेसिकली वो हिंदू एंड मुस्लिम के बेस पे क्या किया था, देश को क्या किया गया था, बांटा गया था। जो हिंदू मेजॉरिटी लोग थे उनको इंडिया, उनकी कंट्री इंडिया हुई, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी में पीपल थे जहाँ पर, वहाँ पे कौन सी कंट्री देखने को मिली, हमें पाकिस्तान देखने को मिली। वहीं जब अगर हम बात करते हैं इंडिया मैप की, तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, तो कुछ इंडिया में ऐसे कुछ एरियाज़ थे जहाँ पर कुछ अलग अलग जगह पे क्या था, ब्रिटिश का रूल था। यानी कि कुछ ऐसे एरियाज़ थे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश प्रोविंस थे। वो कैसे प्रोविंस थे, तो ब्रिटिश प्रोविंस थे, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज थे, ऐसे जगह थे जहाँ पे ब्रिटिश क्या था, डायरेक्टली वहाँ पर ब्रिटिश क्या करते थे, रूल करते थे। वहीं कुछ हम लोग बात करते थे, तो कुछ एरियाज कैसे थे, तो प्रिंसली स्टेट्स थे। कैसे थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि ऐसे जगह जहाँ पर अंग्रेज क्या कर, डायरेक्टली वहाँ पर अंग्रेज रूल नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर वो क्या करते थे, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो प्रिंस राजा महाराजा थे वो कहीं ना कहीं किनके अंडर में रूल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स के अंडर में ही रूल करते थे। यानी कि ये प्रिंसली स्टेट्स के जितने भी एरियाज थे वो सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पर ब्रिटिश इनडायरेक्टली तरीके से क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को हमारा कंट्री क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे जिसपे ब्रिटिश क्या करती थी, डायरेक्टली जो रूल करती थी, ये क्या हो गए, इंडिपेंडेंस हो गए। तो जब इंडिपेंडेंस हुए तो ये एरियाज कंप्लीटली किसके अंडर में आ गए, इंडिया के अंडर में आ गए। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे इनको उन्होंने क्या किया, तो उनको उन्होंने 3 क्या दिया, ऑप्शन दिया। इधर आप क्या कर सकते हो, इंडिया के साथ क्या हो सकते हो, मर्ज हो सकते हो। इधर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सेल्फ रूल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सेल्फ
रूल कर सकते हो। तो जिस कारण से क्या हुआ हमें देखने को मिला था कि काफ़ी ज़्यादा क्या हुई थी, ये जितने भी क्या थे हमारे प्रिंसली स्टेट थे, ये टोटली कितने प्रिंसली स्टेट थे, तो 565 क्या थे प्रिंसली स्टेट थे। अलग अलग जगह पे अलग अलग कितने प्रिंसली स्टेट्स हो गए हमारे 556, जो कि पार्टीशन के बाद जो इंडिया के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स बढ़ते थे उनकी नंबर थी 550, कि इंडिया एरिया के अंदर जितने भी प्रिंसली स्टेट आए थे हमारे वो थे 552, जिसमें से 549 प्रिंसली स्टेट ऐसे थे, 549 प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो कि क्या किए थे, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीमेंट के थ्रू क्या किया था, इनको इंडिया के अंदर क्या कर लिया था, मर्ज कर लिया था। लेकिन जो तीन क्या थे हमारे, जो तीन ऐसे क्या प्रिंसली हमारे स्टेट थे, कौन से, तो तीन जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें हम बात करते हैं हैदराबाद की, जिसमें हमारे पहले थे हैदराबाद, दूसरे थे हमारे जूनागढ़ और थर्ड थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर। तो ये तीनों बेसिकली क्या थे, कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे ये तीन, जो कि क्या कर रहे थे, इंडिया के अंदर मर्ज होने से क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे। जिसको हमने हैदराबाद को हम क्या करते हैं, तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के थ्रू क्या किया गया था, इंडिया के अंदर मर्ज किया गया था। वही हम बात करें जूनागढ़ में, तो यहाँ पर क्या किया गया था, एक रेफरेंडम करवाया गया था, यानी कि यहाँ के लोगों से पूछा गया था कि आप इंडिया या पाकिस्तान के अंदर मर्ज होना चाहते हो, जिससे मोस्टली 90% करीब लोगों ने क्या किया था, इस फेवर में रेफरेंडम दे के वो क्या करना चाहते हैं, इंडिया के अंदर मर्ज होना चाहते हैं। एंड जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, आफ्टर पाकिस्तान अटैक जम्मू कश्मीर ने क्या किया था, इंडिया के अंदर आर्टिकल 317 के अंदर क्या किया था, जम्मू कश्मीर का इंडिया के अंदर क्या हुआ था, हमारा मर्जर हुआ था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी हमारे कंट्री, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि जब कंट्री का हमारा जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है तो कंट्री को क्या करना, एक नेशन के अंदर कन्वर्ट करना, यानी कि एक नेशन बिल्ड करना हमारे लिए क्या थी, बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग क्या थी हमारे कंट्री के लिए सबसे बड़ी क्या थी, एक सबसे बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी एक नेशन बिल्डिंग की आई थी। क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया के अंदर मर्ज नहीं होना चाहते थे ना, बहुत सारे ऐसे इसके अंदर, जैसे हम लोग बात करें हैदराबाद जूनागढ़ की, क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि क्या करे, पाकिस्तान के अंदर ये मर्ज होना चाहते थे। तो इस तरह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी। और क्योंकि जो हमारा पार्टीशन था धर्म के आधार पर हुआ था, अब जब रिलीजन के आधार पर हमें पार्टीशन हुआ था तो लोग हिंदू मुस्लिम उस टाइम पे क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, राइट्स वगैरह हो रहे थे, कॉम्युनल राइट्स, एक दूसरे को लोग क्या कर रहे थे, बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, जिस कारण से इंडिया के क्या थे, क्योंकि अब इंडिया के अंदर उस टाइम पे मुस्लिम्स भी क्या थे, मोस्टली 12% मुस्लिम थे, जो कि पाकिस्तान के नंबर ऑफ मुस्लिम से क्या थे हमारे कंट्री के अंदर ज़्यादा थे। तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि किस तरह से एक नेशन को बिल्ड करे, तो सबसे बड़ी क्या थी इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम थी। अगर हम लोग क्या करते हैं, वहीं हम लोग अगर सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो सेकंड प्रॉब्लम थी हमारे लिए तो टू इस्टाब्लिश अ डेमोक्रेसी, यानी कि जो सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्या थी, डेमोक्रेसी को क्या करना, एस्टैब्लिश करना। यानी कि जब हम इंडिपेंडेंस हुए तो 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया हम लोगों ने, तो हमने अपने क्या किया, इस डेट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है, तो 26 जनवरी 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है ना। एंड 26 जनवरी 1950 हमने इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है, तो 26 जनवरी 1915 इस डेट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, फोर्स किया था। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग फोर्स करने के बाद से ही इंडिया क्या बन गया हमारा, तो जो हमारा इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। कैसा कंट्री बन गया हमारा इंडिया, एक पेपर पे तो हम लोग क्या बन गए, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो लोगों को किस तरह से दिए जाएं, ये हमारे लिए क्या थी, बहुत बड़ी क्या थी उस टाइम पे हमारे लिए चैलेंज थी। वहीं हम लोग अगर थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे कंट्री में क्या थी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह के इश्यूज क्या थे हमारे कंट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा थे। तो हमें क्या करना था, तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करना था हमें, इकोनॉमिक
डेवलपमेंट करना था, जिसमें क्या हो सके हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर सके, पॉवर्टी जैसे इश्यूज को, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज को क्या कर सके, कंप्लीटली क्या कर सके, उस पर बहुत अच्छे से काम कर सके, उनको कहीं ना कहीं क्या करें, ख़त्म करने की क्या करें हम लोग कोशिश करें। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस टाइम पे भी क्या था, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी क्या थी, चैलेंज थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, एनालाइज एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। यानी कि हमें बोल रहे हैं कि जब इंडिया का क्या हुआ था 1947 के अंदर, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, जब इंडिया का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान जब दो अलग अलग कंट्री बने थे, तो उस टाइम पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे थे, हमें उसके क्या करने हैं, 6 कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में क्या करने हैं, बताने के 6 ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, उनके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या थी, जैसे हम लोग बात करते हैं पहले कि जब इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था तो वो एक क्या था, अनप्लैंड था। कैसा था वो, अनप्लैंड पार्टीशन था। क्या था, अनप्लैंड पार्टीशन था। यानी कि जब इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था 2 नेशन थ्योरी के बेस पे, किसके बेस पे, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ 2 नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इंडिया को क्या किया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान क्या बने हमारे, इंडिया एंड पाकिस्तान जब दो क्या बने, अलग अलग कंट्री बने। यानी कि जब ये 2 नेशन थ्योरी के बयान है, इंडिया एंड पाकिस्तान दो अलग अलग जब कंट्री बनते हैं, तो ये 2 नेशन थ्योरी की डिमांड किन्होंने की थी, ये 2 नेशन थ्योरी की डिमांड की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि किसके थे, पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग के क्या थे, एक लीडर थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या की थी, 2 नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या की थी, पाकिस्तान की डिमांड की थी, जिस कारण से इंडिया और पाकिस्तान क्या होता है, रीजन के बेस से हमें क्या देखने को मिलते हैं, 2 अलग अलग कंट्री देखने को मिलते हैं। लेकिन जब पार्टीशन हमारे कंट्री का होता है तो क्या था, वो अनप्लान्ड तरीके से किया गया था। यानी कि इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं बनाई गई थी, रातों रात क्या कर दिया, कंट्री का जब पार्टीशन कर दिया गया, जिस कारण से क्या होने लगे, तो लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करने लगे, हिंदू एंड मुस्लिम के जब बेस पे पार्टीशन हुई थी, तो कहीं ना कहीं कम्युनल राइट हमें क्या देखने को मिलते हैं, बहुत हमें कम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं। लोग एक दूसरे को क्या कर रहे थे, मार रहे थे बुरी तरह से। जिसके बाद क्या होता है, जब ये पार्टीशन होता है, इसके बाद क्या होता है, जब पार्टीशन जब हो जाता है तो ऐसे बहुत सारे लोग हमें क्या देखने को मिलते हैं। यानी कि जब पार्टीशन हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान का रिलीजन के बेस पे, तो उस टाइम पे क्या थे, इंडिया के अंदर जो कुछ मुस्लिम्स थे, इंडिया के अंदर जो मुस्लिम थे एंड पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू थे, इनको क्या बोला गया कि आप क्या करो, इंडिया हिंदुओं का है, आप इस जगह को छोड़कर कहाँ चले जाओ, पाकिस्तान के अंदर चले जाओ। और पाकिस्तान में हिंदुओं को ये बोला गया कि आप क्या करो, ये पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, आप क्या करो, यहाँ से जा करके आप कहाँ चले जाओ, इंडिया चले जाओ। जिस कारण से कहते रास्ते में एक लोग दूसरे को क्या करते हैं, वहाँ पे कम्युनल राइट्स फैल जाते हैं, लोग यहाँ पर एक दूसरे को क्या करते हैं, मारना शुरू करते हैं। जिसमें अराउंड जब ये पार्टीशन हुई थी तो करीब करीब 80 लाख लोग, कितने, तो करीब करीब 80 लाख लोग क्या हुए थे, माइग्रेट हुए थे। यानी कि 80 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। वहीं हम लोग देखें तो करीब करीब 5 लाख, कितने, तो करीब करीब 5 लाख लोगों की क्या हुई थी, इसके अंदर जाने गई थी। साथ ही साथ क्या होता है, रास्ते में लोगों की मर्डर की गई, किलिंग्स की गई, लोगों को क्या किया गया, लूटा उटा गया, है ना। इसके बाद हमें देखने को मिलता है जब ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग रातों रात क्या होते हैं, अपने घर से बेघर हो जाते हैं। और इनको क्या करना पड़ता है, जब ये दूसरे कंट्री में पहुंचते हैं तो इनका वहाँ पर ना अपना घर था, क्योंकि अपने घर क्या कर चुके थे, दूसरे कंट्री में इनका घर था, वो उनको छोड़ के आना पड़ गया था। जब ये दूसरे कंट्री में पहुंचे तो इनके पास ना अपना कोई घर था, जिस कारण से इनको क्या करना पड़ता है, तो दूसरे कंट्री में, उस कंट्री में इनको एज ए रिफ्यूजी की तरह क्या करना पड़ता है, वहाँ पर रहना पड़ता है। सेकंड हम लोग देखते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे कितने थे, जैसे हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फाइनेंशियली हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फाइनेंशियली प्रॉपर्टी की बात कर ले, हम लोग एसेट्स की बात कर ले, यानी कि जितनी भी संपत्तियाँ थी उनमें का भी क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान के अंदर उनका भी क्या होता है, हमें बंटवारा देखने को मिलता है। वहीं हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या थे हमारे, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट क्या थे, ऑफिसर्स थे, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का भी बंटवारा होता है। साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलता है, तो जो रेलवेज थे
उनका भी हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर बंटवारा देखने को मिलता है ना। तो हमें क्या क्या देखने को मिला वहाँ पर, द गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हमें क्या देखने को मिलते हैं, बंटवारे हो, वो भी आपस में उनका भी बंटवारा होता है। रेलवेज के बंटवारे होते, जितनी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी थी, एसेट्स थे, लाइबिलिटीज़ थी, उन सभी का क्या होता है, कंट्री के अंदर बंटवारा होता है। अब जब कुछ मुस्लिम्स क्या करते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं, तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर 12% क्या थे, मुस्लिम्स थे। कितने मुस्लिम्स थे, तो पार्टीशन के टाइम पे इंडिया के अंदर 12% क्या थे, मुस्लिम्स थे, जो कि कहीं ना कहीं क्या थे, ज़्यादा पाकिस्तान के टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में क्या थे, इंडिया के अंदर मुस्लिम्स की नंबर क्या थी, ज़्यादा थी। तो इंडिया के पास क्या था, एक बहुत बड़ा क्या था, चैलेंज था कि किस तरह से उनको अपने कंट्री के अंदर क्या करना, चाहे वो मुस्लिम्स हो या फिर और भी अदर रीजन के माइनॉरिटीज़ के लोग हों, उनको इंडिया के अंदर किस तरीके से क्या किया जाए, इस बात की गारंटी दी जाए, इस बात को समझाया जाए कि कंट्री भी क्या है, भले वो मुस्लिम है, भले वो माइनॉरिटी में ही क्यों ना हो, लेकिन ये कंट्री भी क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया कंट्री भी जो है जहाँ पर ये आए हैं, ये कंट्री भी किन की है, इन्हीं की है। एंड लास्ट में जो कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, वो कॉन्सिक्वेंस हमें बंगाल में देखने को मिलते हैं, यानी कि बंगाल में देखने को मिलते हैं। तो बंगाल के अंदर क्या होता है, पार्टीशन के टाइम पे बंगाल हमारा 2 पार्ट में बढ़ जाता है। तो एक पार्ट हमारा इंडिया का बंगाल पड़ता है, इंडिया का बंगाल और अभी के में हमारा जो वेस्ट बंगाल हमारा है, और एक पार्ट हमें ईस्ट बंगाल देखने को मिलता है। क्या हमें देखने को मिलता है, ईस्ट बंगाल देखने को मिलता है, जो कि करंटली अभी कौन सा कंट्री है हमारा, तो अभी करंटली में वो कौन सा कंट्री है, बांग्लादेश, जो कि इसका फॉर्मेशन 1971 के अंदर हुआ था, जब इंडिया एंड पाकिस्तान में क्या होती है, लड़ाई होती है। एंड उस वॉर में क्या के अंदर क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान को हरा देता है, और उसने ईस्ट बंगाल को क्या करता है, इंडिपेंडेंस करवा के बांग्लादेश कंट्री वहाँ पर क्या बनता है, एक हमें बनते दिखाई देते हैं। वही हम लोग बात करते हैं पंजाब भी, तो पंजाब का भी क्या होता है, हमें 2 पार्ट देखने को मिलता है पार्टीशन के टाइम पे ही। एक होता है हमारा वेस्ट पंजाब, एक हमें वेस्ट पंजाब देखने को मिलता है, जो कि पाकिस्तान का पार्ट होता है, और एक पंजाब हमें इंडिया के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली क्या है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो कि हमें क्या देखने को मिले थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, नहीं कि पार्टीशन के टाइम पे 1947 के अंदर हमें देखने को क्या हुए थे, मिले थे। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1989। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करने, तो 3 हमें क्या करने हैं, बेसिकली हमें 3 बताने हैं यहाँ पर, एक मेजर डेवलपमेंट्स बताने इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि कब हुई थी, तो जो कि 1989 के बाद में हुई थी। तो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है, तो जो हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। क्या देखने को मिलते हैं हमें, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। सेकंड हमें देखने को मिलते हैं मंडल कमीशन। थर्ड हमें देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो बाबरी मस्जिद इशू देखने को मिलते हैं। हमें क्या देखने को मिलते हैं, बाबरी मस्जिद इशू देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट राजीव गांधी का असैसिनेशन के बाद भी हमें कुछ क्या करते हैं, मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम की, यानी कि 1966 टू 1967 में क्या हुआ था, जो कांग्रेस का जो एक डोमिनेट थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस सिंगल पार्टी क्या करती थी, मेजॉरिटी में आती थी। तो 1967 टू 96 में जो कांग्रेस का एंड ऑफ डोमिनेंस था, वो कहीं ना कहीं हमें खत्म देखने को मिलता है, जो कि आफ्टर क्या करता है कांग्रेस, क्योंकि इस टाइम तक जितने भी सरकारें बनती थी, उनमें जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती थी, लेकिन इस टाइम के अंदर क्या होता था, तो कांग्रेस एक ऐसी सिंगल पार्टी होती थी जो क्या करती थी, मेजॉरिटी में क्या करती थी, इलेक्शंस में वोट उनको मिल पाता था। यानी कि अगर उनके साथ कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं भी रहेगी साथ में, फिर भी वो अकेले क्या कर सकती थी, इतनी वो कैपेबल थी कि वो क्या करती, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकती थी। लेकिन 1960 के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है कि सरकार क्या होती है, इंदिरा गांधी की सरकार कुछ समय के लिए क्या होती है, गिरती है। यानी कि कुछ अलग अलग पार्टियां मिलकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। यानी कि सिंगल पार्टी मेजोरिटी में कभी क्या करते हैं, कांग्रेस का यहाँ पे हमें डोमिनेंट सिस्टम क्या देखने को खत्म होता है। सेकंड हम लोग बात करते हैं मंडल कमीशन की। तो ये मंडल कमीशन जो कहीं ना कहीं किसके बारे में बात करते थे, जो रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, रिजर्वेशन का, जो एसटी एंड ओबीसी कम्युनिटी के जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में, है ना,
नौकरियों में इनके लिए क्या करती है, रिजर्वेशन की कहीं ना कहीं क्या करती थी, बात करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे कंट्री में कब होते हैं, 1991 में क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है बाबरी मस्जिद का इशू देखने को मिलता है। यह हमें 1992 में बाबरी मस्जिद का हमें इशू देखने को मिलता है। जैसा कि अगर आपको पता होगा रिसेंटली उस जगह पर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पर ऑर्डर आए थे कि जो बाबरी मस्जिद था वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत पहले क्या था, एक मंदिर था, जिसका अभी रिसेंट हमने एग्जाम्पल देखा है कि 22 फरवरी को वहाँ पर क्या हुआ है, तो वहाँ पर राम मंदिर का क्या हुआ है, राम मंदिर वहाँ पर क्या हुआ है, जो बन के तैयार हुई थी उसकी क्या हुई थी, वहाँ पर इनॉग्रेशन हुई थी। तो इसका जो इशूज चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये 1992 से क्या चल रहा था, बाबरी मस्जिद का इशू, जो कहीं ना कहीं क्या एक पॉलिटिकल, इसका लोग क्या किए हैं, जो हमारे जो लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, इनको कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इशू की तरह क्या की थी, उनको लेकर के चली थी अपने इलेक्शंस के फायदे के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजीव गांधी का असाइनेशन, यानी कि 1989 के अंदर क्या होता है, जब राजीव गांधी की मर्डर, जब राजीव गांधी को क्या किया जाता है, मार दिया जाता है, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि उसके बाद से ही क्या होता है, जो डोमिनेंस था, जो क्या होता है, डोमिनेंस होता है किसी भी सिंगल पार्टी का जो क्या होता है, डोमिनेंस होता है, वो कम्प्लीटली क्या हमें देखने को मिलता है, तो वो कम्प्लीटली हमें ख़त्म होता दिखाई देता है। एंड इसके बाद से इंडिया के अंदर क्या होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे कंट्री में क्या होती है, शुरू होती है, जिसके अंदर क्या होता है, कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है। कैसी गवर्नमेंट बनती है, तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, यानी कि अलग अलग पार्टियां मिल के क्या करती हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको हम लोग कोलिशन गठबंधन की सरकार भी बोलते हैं। उसमें क्या होती है, एक सिंगल पार्टी जब क्या करती है, जब कोई भी एक सिंगल पार्टी जब मेजोरिटी में नहीं आ पाती, तो दूसरी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां से मिल के क्या करती हैं, सरकार का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग अपने बिहार में अगर हम लोग देखते हैं, क्या हमें देखने को मिलता है, जैसे अगर हम लोग अपने बिहार में देखें तो जो बेसिकली पार्टियां हैं वो JDU पार्टी हैं, RJD पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी है और BJP पार्टी है। तो हमारे बिहार के जो हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन एरियाज हैं, इसमें हमें देखने को ये मिलता है कि कोई भी पार्टी क्या करती है, कभी भी क्या करती है, मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जीत करके नहीं आती है, जिस कारण से क्या होती है, तो जो अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां क्या करती है, मिल करके गवर्नमेंट का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। हालांकि जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, इसके कुछ क्या होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो कोलिशन क्या करती हैं, इस पार्टी से कोलिशन तोड़ करके ये क्या कर जाती हैं, किसी दूसरे पार्टी के साथ मिल के क्या करती है, इलेक्शंस में क्या गवर्नमेंट को क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, जिस कारण से कहीं ना कहीं क्या होता है, लोगों की जो वोट होती है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं हमें क्या होती है, थोड़ी बहुत कम होती दिखाई देती है। सपोज क्योंकि अगर आपने क्या किया है, JDU एंड RJD को क्या किया, इलेक्शंस के अंदर जिताया है, आफ्टर सम टाइम हमें क्या देखने को मिलती है, इनके बीच का जो कोलिशन गवर्नमेंट है, यानी कि इनके बीच के जो गठबंधन की सरकार होती है, पार्टियां आपस में क्या करती हैं, टूट जाती हैं, और एक सिंगल पार्टी है, जो पार्टी हमेशा क्या करती है, किसी दूसरे का क्या करती है, बहुमत लेके, सपोर्ट लेके फिर से क्या कर देती है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर देती है। इस हमें देखने को ये मिलता है कि जो ये पार्टी जो है BJP, जो सर्टेन कोई मान के भी कोई पार्टी है, ये क्या करती है, इलेक्शन में जीती नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी क्या करती है, ये गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। तो राजीव गांधी के डेथ यानी कि 1989 का हमें कुछ इस टाइप की क्या करती है, हमें गवर्नमेंट कंट्री का फॉर्मेशन, हमें कंट्री का इस तरह के गवर्नमेंट का क्या हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है, इन द मिडस्ट ऑफ सीवर कॉम्पिटिशन एंड मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स अ consensus appears to have emerged among most parties. Describe any 3 points of consensus. यानी कि हमें बता रहा है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं हमारे कंट्री के अंदर, जितने भी क्या पार्टीज हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके बीच में आपस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ही भयंकर, बहुत ज़्यादा क्या है, कंपटीशन है आपस के अंदर। साथ ही साथ उनके अंदर क्या है, आपस में उनका बहुत ज़्यादा क्या है, मतभेद भी है। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेंसस पे वो लोग आए हैं कि उस टाइम पीरियड के लिए क्या किए, वो तीनों जितने भी उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टियां थी, वो सभी मिल के क्या किए, एक दूसरे को सपोर्ट किए, जो भी उस टाइम पे क्या किए गए, डिसीजंस को लिए गए हैं। तो अगर हम उसमें से बात करते हैं, अगर तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, तो पहला इंसिडेंट आता है हमारा इकोनॉमिक
रिफॉर्म्स का। पहला हमारा कब आता है पॉइंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आता है। दूसरी बात आती है रिजर्वेशन की। किसकी बात आती है? रिजर्वेशन की आती है, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इश्यूज को लेकर के हो गए, रिजर्वेशंस को लेकर के हो गए, या फिर रोल ऑफ रीजनल पार्टी इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि रोल ऑफ रीजनल पार्टी इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। इसके लिए भी क्या होता है? तो इसके लिए भी क्या हुआ है, सभी लोग मिलकर क्या किए, साथ में आए थे। यानी अगर हम पहले बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, जो कि हमारा 1991 के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को हमने क्या किया था, अडॉप्ट किया था। जिसके बाद हमारी कंट्री कैसी बन गई थी, एक ओपन इकोनॉमी हम लोग क्या बन गए। यानी कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे कंट्री से बिजनेस कर सकते थे, है ना। विदेशी कंपनियां हमारे कंट्री के अंदर क्या कर सकती, फैक्ट्री वगैरह आके सेटअप वगैरह कर सकती थी। तो ये जब हमारे जब इकोनॉमिक जब रिफॉर्म्स को किया गया था, तो उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। किनकी गवर्नमेंट थी? पीवी नरसिम्हा राव की क्या थी उस टाइम पे, गवर्नमेंट थी। यानी कि उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो क्या, कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और जो हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था, इसमें क्या था, जो उस टाइम पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन थे? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो हमारे कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इनका क्या है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कंट्री के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं क्या, जब इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था, तो उस टाइम पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, उन्होंने क्या किया था, इन चीज़ों को क्या किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया था कि हमारे कंट्री के लिए क्या एक बहुत ही अच्छी चीज़, ऐसा करने से हम लोग क्या बने, इकोनॉमिक पावर के अंदर क्या होंगे, डेवलप होंगे, है ना। हम लोग इकोनॉमिक पावर क्या बन पाएंगे। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी भी थी जिन्होंने इसको अपोज किया। जैसे हम लोग बात करते हैं अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने इसको बोला कि ये बेसिकली क्या है, इससे इंडिया क्या बन जाएगा, एक कैपिटलिस्ट बन जाएगा। जिस कारण से कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, एलपीजी को, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कहीं ना कहीं उसने सपोर्ट नहीं किया था। हालांकि कैपिटलिस्ट इंडिया कभी बन नहीं पाया, ना ही कभी इंडिया क्या करेगा, कैपिटलिस्ट बनेगा। वही हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन की, यानी कि जो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा क्या है, जो पॉवर्टी है, यानी कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा क्या है, गरीब हैं, यानी उनके पास क्या है, वो बहुत ज़्यादा वो क्या है, अनएम्प्लॉयड, यानी कि जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन की बात की। किसकी बात की? रिजर्वेशन की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, उसको हम लोग आरक्षण बोलते हैं ना। तो इस यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन, गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की। और रिजर्वेशन की बात कहाँ पे की, तो गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड जॉब्स के अंदर गवर्नमेंट ने क्या की। इवन तो आज के टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्शंस वगैरह में भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, हमें रिजर्वेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमें लोकसभा हमें, और हमें क्या मिलते हैं, विधानसभा। इवन तो हमें पंचायत इलेक्शंस भी क्या भी टाइम पे देखने को मिलते हैं, पंचायत इलेक्शंस वगैरह में हमें क्या देखने को मिलते हैं, रिजर्वेशन देखने को मिलते हैं, है ना। साथ ही साथ क्या बोला गया यहाँ पर, जो ओबीसी के जितने भी लोग, यानी कि ओबीसी से जितने भी लोग क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, इनको क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में क्या होगा, इनका भी क्या होगा, रोल होगा। तो ये बातें की गई रिजर्वेशन की। तो जो रिजर्वेशन की जब बात की गई, तो इस रिजर्वेशन को ऑलमोस्ट क्या किया, सभी पार्टियों ने क्या किया, कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। यानी कि जब बात हमारे जब रिजर्वेशन की आई थी, तो रिजर्वेशन को लेकर हर पार्टियों ने क्या किया था, एक दूसरे के थ्रू क्या दिखाया था, कॉन्सेंसस दिखाया था। सभी पार्टियां क्या थी, एक दूसरे से सहमत थी, इस मुद्दे पर एग्री करती थी। वही हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ रीजनल पार्टी इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जैसे हम देखें, जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, जब गठबंधन की सरकार बनती है, कैसी गवर्नमेंट बनती है, तो जब भी क्या बनती है, कोलिशन गवर्नमेंट का जब फॉर्मेशन होता है, तो कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन
विथआउट रीजनल पार्टी के सपोर्ट के क्या हो पाता है, विथआउट रीजनल पार्टी के सपोर्ट के क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो इस टाइम पे जितने भी क्या थी वहाँ पर, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, तो रीजनल पार्टी को गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में क्या किया, उनकी क्या किया, कंट्रीब्यूशन को सभी ने क्या किया, कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सभी क्या किए, एक साथ आए। वही हम लोग लास्ट में बात करते हैं अपने आइडियोलॉजी की, किसकी बात करते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं। अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें कि हर पार्टी का क्या होता है, ये कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी होती है, कहीं ना कहीं अपना क्या होता है, वे ऑफ रूल करने का तरीका होता है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, जब कोलिशन गवर्नमेंट जब भी क्या करती है, तो जब कभी भी कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो अपने पावर को लेके क्या करती हैं, पावर को लेके ज़्यादा क्या करती हैं, सोचती हैं, ना कि अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के सोचती हैं। जैसे हम लोग करंट टाइम में बात करते हैं, जो हमारी कौन सी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी है, वो कहीं ना कहीं क्या चलती है, तो हिंदू आइडियोलॉजी को लेके क्या करती है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो क्या करती है, हिंदू आइडियोलॉजी पे वो फोकस करती है। लेकिन इसके बाद भी क्या है, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ में जो कहीं ना कहीं क्या करती है, ये कम्प्लीटली हिंदू आइडियोलॉजी को वो फॉलो नहीं करती हैं, जिस कारण से हमें क्या देखने को मिलता है, हालांकि जो अदर पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो हिंदू आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं भी करती हैं, लेकिन इसके बाद भी क्या करती हैं, वो भाजपा के साथ क्या करती हैं, पावर के लिए मिली हुई हैं, उनके साथ उन्होंने क्या किया है, अलायंस किया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनडीए बोलते हैं। यानी कि एनडीए क्या है, एक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का क्या है, अलायंस है, जिसके अंदर एनडीए के अंदर क्या है, जो बीजेपी है वो एक सबसे बड़ी क्या है, पार्टी है। और जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं क्या है, हिंदू आइडियोलॉजी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जो बीजेपी के इस हिंदू आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी पावर में रहने के लिए क्या करती हैं, पावर में फिर भी रहने के लिए वो कहीं ना कहीं क्या करती है, एनडीए के साथ क्या हुई है, मिली हुई है। जो कि एनडीए हमारा बीजेपी का क्या है, एक अलायंस पार्टी का है, जिसमें बीजेपी क्या है, एनडीए के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है। तो कुछ हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ ऐसे हमें कॉन्सेंसस देखने को मिलते हैं जहां पर सभी पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं, भले पॉलिटिकल पार्टियां के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा क्या है, कंपटीशन हो, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, इसके बाद भी इन सर्टेन मुद्दों पर क्या करते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। क्या हमें देखने को मिलता है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बेस पे, रिजर्वेशन के बेस पे, है ना, रोल ऑफ रीजनल पार्टी इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के बेस पे हमें क्या देखने को मिलती हैं, एक साथ देखने को मिलती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए क्या होती है, नजर आती हैं।